माँ छोड़कर चली गई। माँ क्या हुआ माँ, फिर से तबीयत बिगड़ रही है क्या? हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ी सी खराब है, ज्यादा नहीं। नहीं माँ, झूठ मत बोलो, आपकी कांपती हुई आवाज बता रही है आप कितनी बीमार हो। माँ, मुझे जिस भी डॉक्टर का पता चलता जा रहा है मैं सभी से बात कर रही हूँ, लेकिन कोई भी आपकी परेशानी को सुनकर उस पर हाथ रखने को राजी नहीं होता है। मैं क्या करूँ? बेटा तू ज्यादा टेंशन मत कर, मैं ठीक हूँ। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ। माधुरी ने ऐसे बोलकर फोन कटवा दिया, जिसके बाद अपने बिस्तर पर वो ठंडी ठंडी सांसें लेने लगी। माधुरी एक अमीर औरत थी जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी की शादी माधुरी ने अपनी पसंद से की थी, जिसकी वजह से रानी को अपने मायके की तरह ही अमीर ससुराल मिला। वहीं श्रुति ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से उसका पति गरीब ही था। माधुरी को कैंसर था और अब उसकी तबीयत इन दिनों बेहद ही खराब चल रही थी। श्रुति ने माधुरी से बात करने के बाद अपनी बड़ी बहन को फोन मिलाया। हाँ बोल श्रुति, कैसे फोन किया? दीदी, जानती हूँ माँ की तबीयत तो फिर से बिगड़ गई है। मुझे तो माँ की बहुत चिंता हो रही है। मैं कितने ही डॉक्टर से मिल चुकी हूँ, लेकिन किसी के पास भी माँ के कैंसर का इलाज नहीं है। दीदी चलो ना, माँ के पास चलते हैं। क्या माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? श्रुति, मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। तू ही चली जा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? ठीक है, आप आराम करिए। रानी की बात को सुनकर श्रुति खुद ही अपनी माँ के पास जाने लगी। उसके घर में कोई वाहन वगैरह नहीं था। श्रुति सड़क तक पैदल आई, जिसके बाद वो ऑटो से अपनी माँ के घर तक पहुंची। हाँ भैया, कितना हुआ? बहन जी 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? किस खुशी के? भैया, शहर में इस कोने से इस कोने तक चले जाओ, लेकिन कोई भी 50 से ज्यादा नहीं लेता है। ये लो 50 रखो। गरीब औरत को बड़े घर के आगे क्या उतरता हुआ देखा? आपके भाव चढ़ गए। श्रुति ऑटो वालों को मुनासिब किराया देकर अपनी माँ के पास आई और आते ही अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। यह था छोटी बेटी का अपनी माँ के लिए प्यार। तो वहीं दूसरी तरफ रानी। ये माँ भी ना आए दिन बीमार ही होकर रहकर हमें परेशान करती रहती हैं। ये नहीं कि जल्दी से इस दुनिया को छोड़कर जाएं। जब माँ जाएंगी तभी तो उनके हिस्से की सारी जमीन और जायदाद मेरे नाम होगी। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो, बोलो सुमन। हेलो डार्लिंग, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। रानी, ज़ारा का स्टोर है ना, उसमें आज बाय 1 गेट 1 सेल लगी हुई है। चलना, खरीदते हैं ब्रांडेड जीन्स टॉप और बहुत कुछ। और रियली? चल तो फिर नेक काम में देरी कैसी? रानी भी सुमन के साथ जाने को राजी हो गई। रानी को अपनी माँ के लिए वक्त ही नहीं था, लेकिन शॉपिंग पर जाने को वो एकदम से मान गई। जहां श्रुति ने अपना सारा कीमती वक्त अपनी माँ की सेवा में लगाया, वहीं रानी आराम से शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। सुनिए शांताबाई, माँ की कुछ देर आंख लग गई है। आप माँ का ख्याल रखना। तब तक मैं जरा, मेरी सहेली ने ना एक डॉक्टर का पता बताया है, मैं वहाँ होकर आती हूँ। श्रुति अपनी माँ की खातिर उसके लिए फिर से एक नए डॉक्टर के पास आई। उसने पैदल ही उस डॉक्टर तक का सफर किया और फिर। डॉक्टर, ये सारी मेरी माँ की रिपोर्ट्स हैं और मुंह जबानी में आपको उनकी हालत बता ही चुकी हूँ। अब आप बताइए, क्या आप मेरी माँ का इलाज कर देंगे? बेटा देखो, तुम्हारी माँ की हालत बेहद ही नाजुक है और उनके इलाज के लिए अच्छी नॉलेज के साथ साथ अच्छी तकनीकी भी चाहिए, नहीं तो इलाज सही से नहीं होगा। इसीलिए ये मेरे हाथ से निकला हुआ मर्ज है। श्रुति को इस डॉक्टर से भी निराशा ही मिली। श्रुति उससे मिलकर वापस से अपनी माँ के पास ही लौटी। माधुरी को होश सा आ गया था और उसकी तबीयत भी सही थी। मेरा इलाज तो चल रहा है, तो क्यों परेशान होती है? आपको खोने के डर से डरती हूँ माँ, इसीलिए आप मुझे छोड़कर चली गई तो। श्रुति को अपनी माँ की बेहद ही चिंता थी। वो अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई और फिर थोड़ा वक्त माधुरी के साथ बिताकर वो अपने पति युग के साथ अपने घर को लौट आई। ऐसे ही अगले दिन रानी अपनी माँ के पास पहुंची। मेरा जरा भी आने का मन नहीं था, लेकिन बस क्या करूं, अब माँ की नजर में अगर बुरा नहीं बनना है और उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं होना, इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। माँ कैसी हो? रानी बेटा तू आजा, अब तो मैं कल के मुकाबले थोड़ी अच्छी हूँ। चलिए अच्छा ही है माँ। माँ वैसे बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? बोल। माँ, आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, आपकी तो बीमारी भी लाइलाज सी है, तो आप अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचती हैं? मेरा मतलब, अगर आप कभी अचानक में निकल गई तो आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? इतना सब आपके नाम है, ये सब कहाँ जाएगा? कभी सोचा है क्या ये आपने? नहीं बेटा,
अरे तो सोचिए, मेरा मतलब सोचिए, और कब सोचेंगी? सही बोल रही है तू। माँ, आप मेरी माने तो अपनी जायदाद का 99% आप मुझे दे देना। मैं अमीर हूँ तो मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर नहीं खाऊंगी, और श्रुति गरीब है। अगर आपने इसे उसको देने को सोचा तो एक ही दिन में उसका पति तो सब कुछ उड़ा सकता है। रानी ने ऐसे ही अपनी बीमार माँ से बहुत बातें की कि वो वहां उसे कंफर्ट करने के बजाय और बेचैन कर गई। रानी तो इतनी बातें बनाकर आ गई, लेकिन माधुरी के दिमाग पर इन सभी बातों का बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा। वो उन्हें ही सोचती रही और सोचते सोचते उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर कुछ देर के बाद श्रुति के पास फोन आया। हेलो, हाँ माँ। छोटी मालकिन मैं बोल रही हूँ, शांता बाई। मालकिन जल्दी से आ जाओ, बड़ी मालकिन की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज वो दुनिया को छोड़कर न चल बसे। आ जाओ मालकिन। शांताबाई की बात को सुनकर श्रुति के हाथ से खाने की ट्रे छूट गई। वहीं पास में उसका पति युग था। उसने श्रुति को संभाला और वो उसे माधुरी के पास लेकर गया। देखो श्रुति, अब अपनी जिद छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिद की वजह से माँ दुनिया ही छोड़ बसे। अब जो माँ का कमाया हुआ पैसा है तुम उसी में बाहर से उनका इलाज करवाओ। सच में श्रुति, यकीन मानो मेरा। जी आप सही बोल रहे हैं। श्रुति बड़ी ही टूटी हुई और रोते हुए अपने घर पहुंची। उसने रास्ते में माधुरी के पुराने डॉक्टर को भी फोन कर दिया था। घर पहुंचते ही अपनी माँ को बेसुध सा पड़ा देख श्रुति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बस अपनी माँ के हाथ को हाथ पर रखकर बैठ गई। माँ क्या हुआ? कल तो आपकी तबीयत अच्छी हो गई थी ना, फिर आज? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। कहाँ से ठीक हूँ माँ? आप मत बोलो, बोलने में भी तो ताकत लगती होगी ना। अभी डॉक्टर आएंगे तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। श्रुति ऐसे ही अपनी माँ को समझाने लगी और उसी के पास बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ पीछे से रानी भी पहुंच गई। जहां एक बेटी डॉक्टर को खबर करके लाई थी, वहीं रानी अपने साथ वकील को लाई थी, लेकिन उसने उसे कमरे के बाहर ही खड़ा कर दिया। और क्या हुआ माँ को? मम्मा, आर यू ओके? रानी ऐसे ही झूठी फिक्र दिखाने लगी। वो अपनी माँ के ज्यादा करीब भी नहीं बैठी थी। अभी श्रुति अपनी माँ का हाथ थामे हुए बैठी ही थी कि तभी माधुरी बेहोश हो गई। उसके हाथ ढीले पड़कर बिस्तर से लटक गई। जब श्रुति को यह महसूस हुआ तो वो जोर से चिल्लाई, माँ माँ माँ, आंखें खोलो माँ। माँ 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 छोड़कर चली गई हमें। माँ छोड़कर चली गई। माँ छोड़कर चली गई। माँ। श्रुति हटो, डॉक्टर आए हैं, इन्हें माँ को चेक करने दो। युग ने श्रुति को संभाला और डॉक्टर माधुरी की जांच करने लगा। नहीं नहीं युग जी, मेरी माँ मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है। श्रुति सब्र रखो, माँ कहीं नहीं गई है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। सारे घर में मातम सा मच गया। रानी भी रोने का नाटक कर रही थी, जिसको उसका पति राम संभाल रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने माधुरी को दवा दे दी और सभी को बताया। देखिए, माधुरी जी को दिमागी तौर पर कोई टेंशन हुई जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। अभी वो बेहोश है। वैसे मैंने होश में आने की दवा उन्हें दे दी है। आप लोग ज्यादा वक्त मत लगाइए और इन्हें उस डॉक्टर को दिखा दीजिए जिसकी सलाह मैं आपको साल भर से दे रहा हूँ। मर्ज को बढ़ाकर तो मौत को ही पास बुलाना है। जी डॉक्टर। श्रुति ने सारी बात को अच्छे से सुनकर डॉक्टर को विदा किया। वहीं कमरे के बाहर सभी ने वकील को भी देख ही लिया था। आपको यहाँ किसने बुलाया? रानी मैडम ने। रानी दीदी ने? क्यों? रानी, तुमने इन वकील साहब को बुलाया है, पर क्यों? मैंने वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी माँ यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम्हें ऐसे में बंटवारे करने हैं। दीदी, आप इस जगह पर माँ की मौत की खुशी मनाने आई हो? अभी श्रुति ऐसे बोल ही रही थी कि माधुरी को भी होश आ गया और वो पीछे से बोली, बेटा, ये मुझसे कल भी यही सब बातें करके गई थी। माँ, दीदी, आपको शर्म नहीं आई? कौन सी कमियां रह गई हैं मेरी जायदाद में जो तुम इतना गिर गई रानी? मेरी तो यहाँ नजरें भी नहीं उठ रही हैं। चलो घर चलो। राम गुस्से में रानी को लेकर घर आ गया तो वहीं श्रुति अपनी माँ से लिपट गई। बस फिर क्या था, दोनों बहनों की असलियत सभी के सामने थी। रानी फिर कभी अपने मायके नहीं आई तो वहीं श्रुति ने अपनी माँ का इलाज बाहर से करवाया और माधुरी जल्द ही ठीक हो गई और श्रुति अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। माँ जी, अच्छे से सोच लीजिए, ये हमारे पास एक आखिरी जादुई लीची बची है। अगर ये लीची भी बर्बाद हो गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे पास आखिरी मौका है अपनी जिंदगी को सुधारने का। बहुओं, इस लीची के घर में इतनी ठंडक है, फिर भी तुम्हारी बातें सुनकर पसीने आ रहे हैं। डरा क्यों रही हो? माँ, सोचा आपने? हाँ, मैंने सोच लिया।
तभी सास उस आखिरी जादुई लीची को लेकर एक ऐसा मंत्र बोलती है जिसके बोलने से एक जादुई रोशनी में उनका कहा पूरा हो जाता है। लेकिन वो क्या था, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। साथ ही उन्हें जादुई लीची कैसे मिली, आइए जानते हैं। कुछ महीने पहले तीनों सास बहू और उसके बेटे झोपड़ी में रह रहे थे, गर्मी से बेहाल, बिना लाइट के पंखा करते हुए। एक तो ये गर्मी, ऊपर से लाइट भी गई, बाप रे। माँ जी, बिना लाइट पंखे के तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। मैं तुझे क्या बोलूं, खुद मेरा हाल भी यही है। बिना लाइट के इस गर्म झोपड़ी में रहने से अच्छा है हम तीनों बाहर एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाएं। कम से कम उस छांव में तो ठंडक होगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, बाहर भी गर्म हवा चल रही है। फिर भी गर्मी में तो रह नहीं सकते, पसीने आ रहे हैं। ये कहकर तीनों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। तभी गली में लीची बेचने वाला आता है कि उसकी आवाज से तीनों बहुएं सास भी बाहर आती हैं। लीची ले लो, लीची, खट्टी मीठी रसीली लीची ले लो, एक बार खाओगे तो फिर से आओगे, लीची ले लो। माँ जी लीची खाने का मन कर रहा है। अरे क्या 2 साल के बच्चे की तरह लीची लीची कर रही है। पैसे कहाँ है मुझ पे? गर्मी के सीजन में तो मेरा भी लीची खाने का मन कर रहा है। मेरा भी माँ जी। बेचारे इतने गरीब हैं कि लीची को सिर्फ देख सकते हो, उसे खा नहीं सकते, पैसे जो नहीं है। लेकिन भैया मैं तो अमीर हूँ, जरा मुझे 2 किलो लीची दे दीजिए, और अच्छी देना, मेरे घर में आज सब लीची ही खाएंगे। रूषा, तू बोले तो मैं तुझे भी लीची दिला दूं, पैसों की कमी नहीं है। नहीं, लीची वाले के सामने दिखावा करके अपने पैसे खर्च करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप खुद खरीद कर लीची खाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा मेरी माँ जी ने। अच्छा, फिर तो लगता है अगले जन्म में ही लीची खाओगे। तभी तीनों सास बहू घर में चली जाती हैं और सुशीला भी अपने घर जाकर लीची खाती है। शाम होती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर बुलडोजर लेकर इलीगल प्रॉपर्टी पर आम लोगों के घर तोड़वा देते हैं। उसमें से एक घर उषा देवी का भी था, जिसके लिए वो सब घर से बाहर आकर लड़ने लगते हैं। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे हमारे घर को तोड़ रहे हैं? हटिए यहाँ से। हाँ हटिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। हम ऐसा कर सकते हैं और हमारे पास ऑर्डर आया है। जिस जगह पर आपका घर बना है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी 2-3 पीढ़ी यहाँ कब से रह रही हैं। तुम लोगों के पास कानूनी कागजात हैं तो दिखा दो, वरना चुप रहो। तुम गरीब लोगों की यही दिक्कत होती है, हर जमीन को अपना बना लेंगे। चले लीची खाने, घर भी अपना नहीं है इनका तो। सुशीला हंसती है। गरीब परिवार के सामने उनके घर को तोड़ दिया जाता है। इतने में तीनों बेटे आते हैं और अपनी माँ को संभालते हैं। रहने के लिए सिर पर छत नहीं बची थी, जिसके बाद वो चलते हुए जंगल में आ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान, ये हम कहाँ आ गए? हमारे सर से छत गई, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं इस जंगल में सुरक्षित रहेंगे भी या नहीं। कुछ खाने को तो है नहीं बच्चों, बेहतर होगा हम सो जाएं, कल सुबह देखते हैं। ये कहकर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों उठकर काम पर चले जाते हैं। सास बहू पेट के गुड़गुड़ से परेशान होती हैं। माँ जी, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे पेट में चूहे नहीं, हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरे भी, और प्यास भी लग रही है। काश लीची मिल जाती जिससे भूख प्यास दोनों शांत हो जाती। तभी एक औरत टोकरी भरकर लीची ले जा रही होती है कि एक लीची का गुच्छा वहीं गिर जाता है, जिसे सास उठा लेती है। लगता है बहू भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन इसमें सिर्फ 7 लीची हैं जो हम सब एक एक खा लेंगे। सिर्फ एक? ठीक है माँ जी। उषा जैसे ही लीची तोड़ती है कि एक शेर वहां घुर्राते हुए आ जाता है। डर के कारण उषा के हाथ से लीची का गुच्छा पीछे के कुएं में जा गिरता है। तभी एक जंगली जानवर शेर की तरफ आता है, जिससे वो डर कर भाग जाता है। इसके बाद तीनों सास बहू की सांस में सांस आती है कि रेनू के सामने बंदर का बच्चा लीची खाने के लिए कुएं में कूद जाता है, जिससे वो तीनों परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, ये कुआं तो बहुत गहरा है, अब लीची भी नहीं खा पाएंगे। हमें उस बंदर के बच्चे को बचाना है। बहुओं, ये बहुत हल्की रस्सी है, हमारे पास टाइम नहीं है। उस बंदर के बच्चे को बचा लो, खाने का जुगाड़ तो हम कहीं और से कर लेंगे। हाँ माँ जी। तब मनीषा कुएं में बाल्टी फेंककर बंदर के बच्चे को बाहर लाती है कि वो बंदर का बच्चा जादुई रोशनी में जलराज बन जाता है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपको ये लीची दे रहा हूँ। ये क्या है? हमें ये लीची नहीं खानी। तुम कोई मायावी हो। मुझसे डरिए मत, ये आपकी एक परीक्षा थी जिसमें आप पास हो गई।
आपको इतनी भूख लग रही थी, उसके बाद भी आपने लीची न लेकर मुझे बचाया। और ये कोई साधारण लीची नहीं है, ये जादुई 7 लीची है, जिनका उपयोग आप किसी भी तरीके से कुछ भी पाने के लिए कर सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर जलराज कुआं समेत गायब हो जाता है। तब रेनू, माँ जी ये जादुई लीची है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो भूख लग रही है, लीची खाने दो। अरे पागल है क्या बहू, सुना नहीं तूने? ये 7 जादुई लीची हैं। पहले हमें घर चाहिए, इसलिए हम इस जादुई लीची से वही मांगेंगे। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मन चाही दे दो चीजी, यानी घर। तभी चमचमाती रोशनी में एक बड़ा सा लीची का घर आ जाता है, जिसके अंदर घुसते ही उन्हें बहुत ठंडक महसूस होती है। वाह, ये घर तो बहुत अच्छा। इस्तेमाल करना है। दीजिए माँ जी, प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना। तभी जादुई रोशनी में ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना आ जाता है, जिसे सास बहू आराम से खाती हैं। वाह, ये तो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम भी, शाही पनीर, मटर पुलाव, सब। मजा आ गया, इतना सारा खाना है, उनके लिए भी बचा देंगे। सच में बहू अब जाकर तृप्ति हुई है, वरना जब से पेट में स्कूटर चल रहा था। खाना खाकर सब लीची के घर पर सो जाते हैं, लेकिन उठने पर उनकी कमर में दर्द होता है। बाप रे, यहाँ जमीन पर सोने में तो कमर अकड़ गई। मेरी भी माँ जी, यहाँ पर लीची का घर तो है, लेकिन लीची के घर में सामान नहीं है। एक जादुई लीची का इस्तेमाल कर लेते हैं, और अब मैं करूंगी। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी घर का सामान। तभी जादुई रोशनी में लीची के घर में लीची से बना घर का सामान आ जाता है, जहां अलग अलग बेड, डाइनिंग टेबल, किचन, अलमारी, सोफा इत्यादि होता है। वाह, हमारा लीची का घर तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। हर चीज लीची की है। अगली जादुई लीची का इस्तेमाल माँ जी मैं करूंगी। फिर उनके पति आ जाते हैं, जो ये सब देखकर बहुत हैरान थे, और उनकी पत्नी दिन में हुई पूरी कहानी को उन्हें सुना देती है। देखते ही देखते उनके 3 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं। चौथे दिन प्रियंका जादुई लीची का इस्तेमाल करके लीची की साड़ी मांगती है, जिन्हें पहनकर चारों बहुत सुंदर लगती हैं। वाह माँ जी, मेरी ये जादुई लीची की साड़ी का कमाल कर गया। हम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। चलिए उस घमंडी सुशीला आंटी के पास चलते हैं, उन्हें जलाते हैं। हाँ हाँ बहू चल। अपनी जादुई लीची को घर में सुरक्षित रखकर वो चारों सुशीला के पास पहुंच जाती हैं, जहां उनकी साड़ी देख आसपास की औरतें उन्हें घूरती रहती हैं। क्या हुआ, तुम सबकी आंखें फटी की फटी क्यों हैं? सुशीला तेरी भी। क्या बोल रही थी तू हमें कि हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा लीची खाने के लिए? अरे हम तो लीची की साड़ी पहनकर आए तेरे सामने। अब बोल, तू लीची की साड़ी पहन सकती है? नहीं माँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुशीला आंटी 100 जन्म भी ले लेंगी ना, तब भी लीची की साड़ी नहीं पहन पाएंगी। तभी सुशीला का मजाक उड़ाकर तीनों सास बहू घर आ जाती हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अब तक लीची नहीं खाई, तो एक लीची का इस्तेमाल करके वो ढेर सारी लीची मांग लेती हैं, जिसे वो खा लेती हैं। और शाम को उनकी चौखट पर एक गरीब औरत अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा दहेज मांगती है कि सास जादुई लीची का इस्तेमाल करके उसे एक पोटली में कुछ गहने दे देती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए जो किया ना, मैं बयान नहीं कर सकती। अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मुझे खुशी है हम आपके काम आए। यह सुनकर वो औरत चली जाती है। 2 दिन बाद तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है, जिससे घर में सब उदास होते हैं। बेटा खाना खा लो। नहीं माँ, भूख नहीं है। अच्छा, आपको क्या खाना है बताओ, हमारे पास जादुई लीची है, उससे कुछ मंगवा देती हूँ। रेनू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये हमारे पास आखिरी 7वीं लीची है। 6 लीचियां हम बर्बाद कर चुके हैं। माँ जी, अब हमें इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि हम तीनों मेरे पति का कारोबार बन जाए। बिल्कुल ठीक बोला बहू, और मुझे पता है कि क्या करना है। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी लीची का खेत और लीची का कारोबार। तभी जादुई रोशनी में एक बहुत बड़ी लीची की फैक्ट्री होती है, तो दूसरी तरफ लीची का बगीचा होता है, जहां ढेर सारी लीचियां ही लीचियां होती हैं। बाप रे बाप, माँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था आपका दिमाग इतना तेज चलता है। अब तो हम लीची का बड़ा व्यापार कर सकते हैं, इसे मार्केट दुकान में भी बेचेंगे और इस फैक्ट्री में लीची की कोल्ड ड्रिंक और टॉफी बनाकर बेचेंगे। हाँ मेरे बच्चों। इस तरह गर्मी के मौसम में तीनों भाई खेत और कारोबार में इतनी मेहनत करते हैं कि 8 महीने बाद उनके नाम की लीची की टॉफी, लीची की कोल्ड ड्रिंक और लीची मार्केट में बिकती है, जिससे कि वो अपने लिए एक बड़ा बंगला भी ले लेते हैं। लेकिन लीची का घर हमेशा उनके पास रहता है, जहां वो अक्सर गर्मियों में पिकनिक के लिए जाया करते हैं।